नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ एक तरीके से पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा हथियार बन गया है। भारत देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए बने सख्त कानूनों का दुरुपयोग। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य कहीं से भी सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज को डाइल्यूट करने का नहीं है। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सरकार, संसद, मीडिया और समाज का ध्यान उन पुरुषों की तरफ आकर्षित करने का है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे कानूनों के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। दोस्तों, ये तस्वीर है तरुण तेजपाल की। तहलका मैगजीन के एडिटर थे और 2013 से पहले स्टिंग ऑपरेशन के मामले में इनसे बड़ा पत्रकार देश में कोई भी नहीं था। Delhi, which has pronounced its verdict on this 11-year-old graft case against former BJP President Bangaru Lakshman for allegedly accepting bribe from a fake arms dealer. Remember, this was the sting operation conducted by Tehelka. 2001 में तहलका ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसका नाम दिया वेस्ट एंड। एक फर्जी आर्म कंपनी बनाकर इन्होंने पूरे ऑपरेशन को कैमरे में कैद किया था कि किस प्रकार से उस समय के रक्षा मंत्री से जुड़े हुए नेता और सत्ताधारी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण आर्म डील के लिए पैसे लेते हैं। इसके बाद तहलका की टीम ने गुजरात रियोट्स पर भी कुछ स्टिंग ऑपरेशंस किए थे जो कि बाद में टीवी चैनलों पर प्रसारित हुए, लेकिन 2013 आते आते तरुण तेजपाल का पूरा पत्रकारिता करियर चौपट हो गया। 2013 में तरुण तेजपाल की सहयोगी ने उन पर आरोप लगाया कि गोवा के एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनसे सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। जैसा कि इस देश में हमेशा से होता आया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में सारी मीडिया और पूरा समाज पुरुष को आरोपी मान लेता है, तो तरुण तेजपाल को भी सभी ने आरोपी मान लिया और तरुण तेजपाल को कई महीने जेल में गुजारने पड़े। लेकिन गोवा के कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें तरुण तेजपाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। रंजन गोगोई के इंटर्न ने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप रंजन गोगोई के ऊपर लगाया था, लेकिन चूंकि यह सीजेआई थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक कमेटी बनाई और उस आंतरिक कमेटी के फैसले के आधार पर ही सीजेआई रंजन गोगोई को क्लीन चिट दी गई थी। रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाने के बाद उनकी इंटर्न ने छुट्टी ले ली थी और जितने समय वह छुट्टी पर रही उस दौरान की भी पूरी सैलरी, पूरे स्टाइपेंड और पूरे भत्ते उस महिला को मिले और महिला को उसी कोर्ट में फिर से जॉब मिली। अब आप इस मामले को गंभीरता से समझिए। देश के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई और चीफ जस्टिस के ऊपर उनकी एक महिला सहकर्मी आरोप लगाती है। अगर यही आरोप आम नागरिक के ऊपर लगाए जाते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते कि अमुक व्यक्ति को सबसे पहले अरेस्ट करके जेल में डाला जाए और साल 2 साल जेल में सड़ने के बाद उसको बेल दी जाती। लेकिन चूंकि मामला सीजेआई से जुड़ा हुआ था इसलिए नियम और कानून बदल गए। चूंकि सीजेआई रंजन गोगोई को कोई सजा नहीं मिली तो इसका अर्थ स्पष्ट था कि उनके ऊपर आरोप एक गलत इंटेंशन के साथ लगाए गए थे, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया कि संभव है कि इस मामले में कॉन्स्पायरेसी रही हो। लेकिन अगर कॉन्स्पायरेसी हुई थी तो उस इंटर्न को कोई न कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने इस तरीके के झूठे आरोप देश के सबसे बड़े न्यायाधीश पे लगाए थे। ना तो सीजेआई रंजन गोगोई को सजा मिली और ना ही उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने वाली महिला को कोई सजा मिली। तो स्पष्ट तौर पर शक यह होता है कि सीजेआई रंजन गोगोई को अपने दबाव में लेने के लिए कुछ लोगों ने उस महिला को एक तरीके से प्लांट किया था और उस महिला का इस्तेमाल करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई पर दबाव बनाया और कुछ मनमाफिक फैसले लिए गए होंगे। अगर रंजन गोगोई सेक्सुअल हैरेसमेंट में शामिल थे
तो रंजन गोगोई को सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वह सेक्सुअल हैरेसमेंट में शामिल नहीं थे लेकिन उनके ऊपर उनकी इंटर्न ने झूठे आरोप लगाए थे, तो उस इंटर्न को कोई ना कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, ताकि आने वाले समय में महिलाओं के खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट होता, जो कि अपने पुरुष सहकर्मी, अपने पुरुष दोस्त के खिलाफ झूठे आरोप लगाती हैं। जो महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, दरअसल वो महिलाएं सबसे बड़ी दुश्मन हैं उन महिलाओं की जिन महिलाओं के साथ सच में इस तरीके की वारदात हो जाती हैं। क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज के दुरुपयोग की खबरें आमतौर पर आने के बाद आम जनता का ओपिनियन इन केसेज के प्रति बदलने लगा है और अब ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज का दुरुपयोग हो रहा है, तो ना पुलिस इन मामलों को गंभीरता से लेती है और ना ही आम समाज अब इन मामलों को गंभीरता से लेता है। बीबीसी वर्ल्ड पर छपी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में 2012 के निर्भया रेप कांड के बाद जिस तरीके से कानून सख्त हुए, उसके बाद देश में रेप से संबंधित आरोपों की बाढ़ आ गई। अकेले दिल्ली में ही रिपोर्ट होने वाले केसेस की संख्या जस्ट डबल हो गई। जब केसों की बाढ़ आने लगी तो दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में जांच प्रारंभ की और दिल्ली महिला आयोग का कहना है कि कम से कम 54% केसेज ऐसे थे जो कि पुलिस को कंप्लेन होने से लेकर चार्जशीट फाइल होने के बीच में ही ड्रॉप करने पड़े, क्योंकि वह केसेज फॉल्स थे। यह केवल दिल्ली महिला आयोग का ही ऑब्जर्वेशन नहीं है कि देश में बलात्कार से संबंधित कानूनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि देश के अलग अलग उच्च न्यायालय समय समय पर इस बारे में डिसीजन दे चुके हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित लॉज का दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है। अब बीबीसी की रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि देश में ज़्यादातर केसेज कंसेंसुअल सेक्स के होते हैं, जिनको कि बाद में रेप के आरोपों में तब्दील कर दिया जाता है। भले ही उसका कारण शादी का वायदा रहा हो या फिर कोई और वजह रही हो, लेकिन वह इस तरीके से बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आते कि उनमें केसेस उन गंभीर धाराओं में चलाए जाएं जिनमें कि बलात्कार के केसेस चलाए जाते हैं। चूंकि कानून बहुत ज़्यादा सख्त बना दिए गए हैं तो उनका दुरुपयोग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तरुण तेजपाल का एग्जाम्पल हमने अभी दिया, सीजेआई रंजन गोगोई का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस रोजाना देश में घटित होते हैं जहां पर कि पुरुष को प्रथम दृष्टया दोषी मान लिया जाता है, ना तो लोग इंक्वायरी की ज़रूरत समझते हैं, ना ही अदालत के फैसले का इंतजार करते हैं, और वह पूरे तरीके से आरोपी को बलात्कारी और दरिंदा साबित करने में जुट जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करती है देश की मीडिया हर तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में महिलाओं के पक्ष में ही रिपोर्टिंग करती हैं और पुरुष इस पूरे केस में अकेले पड़ जाते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें इस देश में ऐसे कानूनों की मांग करनी चाहिए जहां पर पुरुष और महिला को समान नज़र से देखा जाए, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, महिलाओं ने भी काफ़ी तरक्की की है। अब महिलाएं वो अबला नारी नहीं रही कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती थी या षड्यंत्र नहीं रच सकती थी। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, बदला लेने के लिए कई तरीके से षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। तो हर समय महिला के आखिरी स्टेटमेंट पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। तो बेहतर हो कि देश में उच्चतम न्यायालय अथवा संसद इस तरीके से कानून बनाए जिसमें पुरुष और महिला को एक ही नज़रिए से देखा जाए। हमारी अपील मीडिया के लिए भी है, सरकार और उच्चतम न्यायालय इस तरीके के कानून बनाएं कि जब तक रेप से संबंधित मामलों में फैसला नहीं आ जाता है तब तक आरोपी, उसके पिता का नाम और उसके परिवार की पूरी पहचान मीडिया में उजागर नहीं की जानी चाहिए। जब तक कोई आरोपी खुद को निर्दोष साबित करता है तब तक उसके परिवार की रेपुटेशन मीडिया के द्वारा छिन्न भिन्न कर दी जाती है और सभी लोग उस आरोपी को बलात्कारी ही समझते हैं। जबकि सच क्या क्या हो सकता है वो आप तरुण तेजपाल और सीजेआई रंजन गोगोई के केसेस से समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।